बांट दी, गुड्स खरीदी मालिक लेके चला गया, गुड्स खरीदी चैरिटी कर दी, डोनेट कर दी गुड्स को, तो वो गुड्स सेल तो नहीं हो पाई ना। अगर जो गुड्स सेल नहीं हो पाई यानी जो गुड्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं आ पाई तो फिर उनको डेबिट में भी आने का कोई हक नहीं है। बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर आपने 10 आइटम्स सेल करी हैं तो 10 आइटम की सेल हुई होगी क्रेडिट में, तो परचेज भी कितने की बुक होनी चाहिए, 10 की। अगर 12 आइटम खरीदी और 2 आइटम मालिक अपने घर लेके चला गया तो 12 आइटम का खर्चा तो नहीं डाल सकते आप ट्रेडिंग में बेटा, क्योंकि सेल तो कितनी हुई है 10, तो खर्चा भी कितना डलना चाहिए 10 का। यानी जो गुड्स बेटा सेल नहीं हो पाती किसी भी कारणवश वो परचेज से माइनस होती है। ठीक है, कौन कौन से वो चीजें हैं जिसकी वजह से गुड्स सेल नहीं हो पाती? देयर आर 4 वेज, 4 तरीके हैं जिसकी वजह से गुड्स सेल नहीं हो पाती। पहला है बेटा एडजस्टमेंट नंबर 12, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। दूसरा है अपना बेटा एडजस्टमेंट नंबर 13, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है? गोडाउन में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई तो एबनॉर्मल है। नॉर्मल होता है बेटा जो हर बार रिपीटेड होती हैं, एबनॉर्मल जो कभी कभी अचानक हो जाता है। गोडाउन में आग लग गई और हमारा 10 लाख रुपए का माल जल के राख हो गया तो नहीं सेल हो पाएगा ना वो माल जो जल के राख हो गया। तो बेटा ये 4 तरीके हैं, मतलब 4 एक तरह से वे हैं जिसकी वजह से आपका माल राइट सेल नहीं हो पाता। कौन कौन से हैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ। अगर इसके अंदर मैं ये कहना चाहूं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल ऑब्लिक चैरिटी, क्योंकि गुड्स की कई बार चैरिटी भी कर देते हैं हम या डोनेशन, बात बराबर है ये तीनों। अब इन चारों केसेस के अंदर ना आप गुड्स को सेल नहीं कर पाते। पहला कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। अगर हमारे बिजनेस ने गुड्स को फ्री सैंपल बांट दिया, फ्री सैंपल क्यों बांटा जाता है पता है आप लोगों को? फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए बांटा जाता है। दूसरा गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, मालिक अपने घर ले गया। तीसरा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, अपने स्टाफ को बांट दी गुड्स, राइट। और चौथा क्या है? एबनॉर्मल लॉस, गोडाउन में आग लग गई और आग के कारण हमारे सारे गुड्स या कुछ गुड्स जल के राख हो गए। बेटे लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप पूछोगे तो अच्छा लगेगा। तो चारों केसेस के अंदर आपको ये पता लग गया कि गुड्स सेल नहीं हो पाएंगे या हो सकते हैं गुड्स सेल। गुड्स खरीदे क्यों थे मुझे ये बताओ, गुड्स क्यों खरीदे जाते हैं? हमें बिजनेस करना है ना, गुड्स क्यों खरीदे जाते हैं? परचेज क्यों करते हो आप लोग? सेल के लिए। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल आती है, डेबिट में परचेज आती है। वो परचेज कौन से गुड्स की होनी चाहिए? जो गुड्स सेल हुई है, जो गुड्स सेल हुई है। जो गुड्स आपकी बिकी नहीं होती यानी ईयर एंड में बच जाती है, क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। आप क्रेडिट में लिखते हो ना उसको, क्लोजिंग स्टॉक को, और मैंने आपको रीजन बताया था बेटा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आप क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखते हो, याद है आपको क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो स्टॉक बिक नहीं पाया तो उसका खर्चा बुक नहीं होना चाहिए ना, तो परचेज से माइनस करने के लिए हम परचेज के अपोजिट में डाल देते हैं। बात तो बराबर है, परचेज से माइनस करो या परचेज के अपोजिट में डालो, रीजन दिया था ना। तो बेटा ये चारों तरीकों से भी गुड्स सेल नहीं हो पाएंगी, और गुड्स सेल नहीं हो पाएंगी तो परचेज माइनस होनी चाहिए। अगर मालिक अपने घर गुड्स लेके जाएगा ना तो परचेज से माइनस होना चाहिए। अगर फ्री सैंपल दोगे ना परचेज से माइनस होना चाहिए। अगर लॉस बाय फायर होगा ना परचेज से माइनस होना चाहिए। इन चारों केसेस में परचेज तो माइनस होगी होगी। हाँ जी बेटा कुछ भी दो, अगर आपने सेल नहीं कर पाओगे तो आप परचेज से माइनस करोगे, सेल नहीं कर पाओगे तो परचेज से माइनस करोगे। क्लियर है अब? हाँ जी अब पूछो आप क्या? हाँ मैंने स्टाफ को अपने इंप्लॉइज को दे दिया दिवाली पे, मान लो मेरा शूज का काम है, एक एक जोड़ी दे दी सबको, ले जाओ जी गिफ्ट।
नहीं, चाहे सैलरी से हो चाहे सैलरी से ना हो, डिपेंड करता है। अगर इंप्लॉइज को गिफ्ट दिया है तो सैलरी से क्यों होगा, और अगर इंप्लॉय ने मांगा है कि जी मेरी सैलरी से काट लेना, तो फिर सैलरी से होगा। वो एक अलग पॉइंट है। मैं तो आपसे ये यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा हूं, अगर गुड सेल नहीं हो पाई तो परचेज से माइनस होंगी फिर, क्योंकि परचेज में उतना ही खर्चा बुक होता है बेटा जो माल आपने बेचना है। क्लियर है? अब एक एक की जर्नल एंट्री करेंगे। पहला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स या गुड्स गिवन एज ए चैरिटी या डोनेशंस, राइट। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? चैरिटी करना, डोनेट करना या फ्री सैंपल करना, तीनों बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। किसी को चैरिटी करोगे आपका खर्चा है, डोनेट करोगे तब भी आपका खर्चा है, और फ्री सैंपल दोगे तब भी आपका तो खर्चा है। और खर्चे एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट। तो फ्री सैंपल्स या चैरिटी करना एक खर्चा है, और हम इसको एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कर लोगे इसकी जर्नल एंट्री? पहली की क्या होगी? फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। दूसरी क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मालिक लेके गया है। तीसरी क्या होगी? देखो, अगर ये सैलरी के रूप में दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और गिफ्ट के नाम पे दिया है तो गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज आ जाएगा। और ये क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। इसकी मैं करवाऊं, इसकी एंट्री मैं करवाऊंगा। आप एक काम करो, एक एक एंट्री पहले लिखो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। अब इंडिविजुअल लिखते हैं हम। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो इसकी एंट्री होगी बेटा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो आप। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, हम इसको अपने बिजनेस का एक एक्सपेंस मान लेंगे बेटा, टू परचेजेस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, इट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये पीएनएल में जाएगा, डेबिट हो जाएगा बेटा। एडवर्टाइजमेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट परचेज से माइनस होगा। परचेज से माइनस कैसे होगा? डोनेट करोगे तो डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दो वहां पे। फ्री सैंपल दोगे तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर दो, नाम से बेसिस से। आप चैरिटी दोगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दो, नाम से कर दो, क्या दिक्कत है? परचेज से ऐसे माइनस होगा जैसे बेटा परचेज रिटर्न माइनस होती है। ठीक है, बड़ा क्लियर है ये। परचेज से वैसे माइनस होगा जैसे परचेज रिटर्न माइनस होती है। बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं है। दो तो होते हैं बेटा, हर ट्रांजेक्शन कितने इफेक्ट होते हैं? तो हो तो गए, एक पीएनएल में डाल दिया, एक परचेज से माइनस। तीसरा इफेक्ट तो होता ही नहीं, हर ट्रांजेक्शन के दो ही इफेक्ट होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ गया इसके बाद, गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर। ये लिखो अब, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। अगर मालिक अपने घर गुड्स लेके जाएगा तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एज स्टाफ वेलफेयर। अब नाम लिख दिया एज स्टाफ वेलफेयर, मतलब गुड्स एम्प्लॉइज ने नहीं मांगे, हमने दिए हैं।
स्टाफ वेलफेयर, ठीक है। अब स्टाफ वेलफेयर के रूप में लाइक दिवाली पे गिफ्ट दे देना। अब दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट तो देती हैं कंपनियां, तो अपनी गुड्स ही दे दी उन्होंने, है ना। तो उस केस में लाइक एप्पल कंपनी मोबाइल बनाती है, तो एप्पल कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को एक एक एप्पल का फोन बांट दिया, बांट देती है। हंसना क्या है। हाँ, सूरत में एक बेटा डायमंड का बिजनेसमैन है, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को एक एक कार बांटी थी पिछली बार दिवाली पे, 15-15 लाख रुपए की एक एक कार सबको। झट नहीं, झूठ झूठ कुछ नहीं होता, सच है, देते हैं। जो कंपनियां बड़ी बड़ी चल रही हैं वो ऐसी देती हैं दिवाली पे। गूगल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 50-50 लाख 20-20 लाख रुपए का बोनस देती है एक साल में। वो कमाती हैं, अपने एम्प्लॉयज से काम लेती हैं और देती भी हैं। उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम अगर अपने गुड्स स्टाफ को फ्री सैंपल देंगे, मतलब स्टाफ वेलफेयर में देंगे, तो खर्चा स्टाफ वेलफेयर ही होगा। फिर एंट्री हो जाएगी इसकी स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट, ये भी एक एक्सपेंस होता है बेटा स्टाफ वेलफेयर, टू परचेजेस। स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। स्टाफ वेलफेयर अगेन आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और परचेजेस एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो क्या होगा, इसका एग्जांपल है लॉस बाय फायर। गोडाउन में आग लग गई और आपका माल जल के राख, ठीक है जी। तो अब इसका क्या हुआ, देखो जैसे अभी आपने 3-4 एग्जांपल्स करे और सारे एग्जांपल्स में आपने परचेज से माइनस किया क्योंकि वो गुड्स सेल नहीं हो पाए। तो लॉस बाय फायर के केस में भी गुड्स सेल तो हो नहीं पाएंगे, तो अगेन परचेज तो माइनस होगी होगी। तो इसकी सबसे पहली एंट्री क्या होगी वो देखो आप। पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन डाल देना, बीइंग लॉस, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बेटे जब मालिक घर ले गया ना गुड्स, तो आपने एंट्री करी थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब फ्री सैंपल बांटे थे ना आपने गुड्स, तो आपने एंट्री करी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना। तो अब अगर लॉस हो गया तो क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। यानी पहला इफेक्ट परचेज, यानी परचेज से तो माइनस होगा ही होगा, ठीक है। अब किस चीज का नुकसान हुआ है, गुड्स का। कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पता क्या बोलेगा कि ये जो गुड्स जले है ना जी, इनका एमआरपी है 12,000 और इनका कॉस्ट प्राइस है, जो माल जला है आपका 10,000। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 10,000 और एमआरपी कितना प्राइस है 12,000। तो हमारा नुकसान कितना हुआ, 12 या 10? हमने तो 10 का खरीदा, 10 का हुआ ना। तो जब भी लॉस बाय फायर होगा, जब भी मालिक गुड्स लेके जाएगा, जब भी फ्री सैंपल दोगे, जब भी आप गुड्स रिटर्न करोगे, सब कुछ जो भी होगा वो हमेशा किस प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कल को ऐसे ही दे सकता है, किसी गुड्स का एमआरपी 12 था, कॉस्ट प्राइस 10 था और मालिक ना गुड्स घर ले गया। तो मालिक अगर गुड्स घर लेके जाएगा तो एंट्री क्या करते हैं आप लोग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए आएगा, 10 ही आएगा बेटा, 12 नहीं आएगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस से एंट्री होती है। तो ये वाली एंट्री भी किससे होगी, कॉस्ट प्राइस से। क्या होगी ये एंट्री, क्या है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो पहला इफेक्ट तो कहां चला जाएगा, परचेज से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहला तो परचेज से माइनस हो जाएगा, ठीक है। परचेज से माइनस कैसे हो जाएगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो,
यहां लिखते हो टू परचेजेस, यहां माइनस कर दो परचेज से, क्या? लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स का लॉस हो गया, इसलिए हमने परचेज से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। पहला इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल में। पीएनएल में क्यों जाएगा? किस चीज का लॉस है? गुड्स का लॉस है। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये गुड्स का लॉस है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वो गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो? सपोज करो मैंने अपने बिजनेस में अपने गोडाउन को इंश्योर करा रखा था, इंश्योरेंस ले रखी थी उसकी, और इंश्योरेंस कंपनी के पेपर्स में लिखा हुआ था कि कल को सर ये यहां पे कुछ भी नुकसान हुआ ना, उसकी भरपाई हम करेंगे। तो अब मेरा नुकसान हो गया, तो क्या ये मेरा नुकसान है? गोडाउन में आग भी लग गई तो मेरा अब कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है मेरा नुकसान? क्योंकि ये सारा पैसा मेरे को कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो पहली बात, अगर इसका इंश्योरेंस नहीं है तब तो ये नुकसान है पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। और अगर इसका इंश्योरेंस है तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा या नहीं देगी? देगी। इंश्योरेंस कंपनी देगी। क्या जरूरी है पूरा देगी? कई बार इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर आते हैं ना, वो कहते हैं सर ये आग लगी है, आग लगने से ऐसा लगता है कि ये 10,000 का माल नहीं जला आपका, ये तो 8 का जला है। अब मैं उसको कैसे प्रूव करूंगा 10 का जला है? कह रहे नहीं सर, हमने आइडिया लगा लिया, जो ये राख है ना, इस राख से पता लग रहा है ये माल कितने का था, 8 का था, 10 का नहीं था। अब प्रूव तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, उन्होंने तो प्रूव कर दिया। साइंस मतलब उनके तरीके होते होंगे, रूल्स होते होंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? लड़ूं? तो कितने पैसे ले लूं उनसे? तो नुकसान हुआ नहीं हुआ? कितने का हुआ? 2,000 का। तो 2,000 कहां जाएगा और 8,000 कहां जाएगा? इनकम, एसेट है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे, जब पैसा दे देंगे तो कैश में प्लस हो जाएगा, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे हम उसको, हम अपना एक तरह से एसेट बनाएंगे, क्योंकि उससे पैसा आना होगा ना। अभी क्लेम एडमिट किया या दे दिया उन्होंने? एडमिट किया। एडमिट का मतलब कंपनी से पैसा आना है या जाना है? आना है, तो एसेट है। मतलब किसी से पैसा अगर आना हो तो क्या होती है वो? एसेट। तो ये पहली एंट्री हमेशा रहेगी रहेगी बेटा, और विद कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से एंट्री होगी ये वाली। पहली एंट्री क्या रहेगी हमेशा लॉस ऑफ गुड्स के केस में? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कॉस्ट प्राइस से। ये एंट्री हमेशा होगी। अब इस एंट्री के बाद डिपेंड करता है कि हमारा इंश्योरेंस था या नहीं था। यहां देखना, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी तो मैं यहां पे लिखूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जितना पैसा देगी। अगर वो पैसा नहीं देगी, चाहे कुछ नहीं देगी चाहे पूरा नहीं देगी, तो फिर मैं लिखूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा, और टू लॉस बाय फायर, यानी जो लॉस हुआ था मेरे को, लॉस बाय फायर, उसको मैं ट्रांसफर करूंगा। अगर कंपनी पैसा देगी तो कंपनी के नाम पे, और अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो फिर मैं अपने पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, यानी अपना खर्चा मानूंगा, अपना लॉस मानूंगा। बड़ा सिंपल है, समझ में आया? तो पहला इफेक्ट, पहली ट्रांजेक्शन से कौन सा इफेक्ट मिला? एक इफेक्ट। कहां मिला? पीएनएल में नहीं, ट्रेडिंग में। टू परचेजेस, टू परचेजेस का मतलब कहां से माइनस करोगे? ट्रेडिंग में माइनस करोगे। बेटा ट्रेडिंग में तो पूरा कॉस्ट प्राइस माइनस करना है आपने। मान लो 1 लाख रुपए की कॉस्ट का माल जल गया, तो परचेज से कितना माइनस कर लो? 1 लाख। एक इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इंश्योरेंस था या? अगर इंश्योरेंस था तो किस में डेबिट हो जाएगा? एसेट में, इंश्योरेंस कंपनी में। और अगर इंश्योरेंस नहीं था तो कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। बस ये इफेक्ट है। ट्रेडिंग में तो पूरा माइनस होगा ही होगा, आंख बंद करके, चाहे इंश्योरेंस था चाहे इंश्योरेंस नहीं था, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुड्स सेल नहीं हो पाए, और गुड्स अगर सेल नहीं हो पाए तो परचेज से माइनस होगा ही होगा। वो तो हमारा रूल है ही, तो वो तो आंख बंद करके एंट्री करनी है। ये वाली एंट्री डिपेंड करता है इंश्योरेंस था या इंश्योरेंस नहीं था। था और कंपनी पैसा दे रही है,
तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर लेंगे। और अगर इंश्योरेंस था ही नहीं तो फिर इंश्योरेंस का नाम ही नहीं आएगा, पूरा लॉस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। तो फिर P&L डेबिट नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। और एक बच्चा कहता है सर कंपनी ने एडमिट भी कर लिया और अब क्वेश्चन कह रहा है पैसा पे भी कर दिया। एडमिट करने में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर लिया, अब अगर ये कंपनी हमें पैसा पे करेगी तो पैसा आएगा या जाएगा हमारे पास? तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा? तो इंश्योरेंस कंपनी उससे पैसा आ रहा है, ये हो जाएगी एंट्री। ये जनरली आती नहीं है, यहां तक ही करना है, बट अगर पैसा आ रहा है तो ये भी कर लेना। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हटा के कैश में प्लस कर देना एसेट में, क्या दिक्कत है? कर लोगे आप ये वाली एंट्री? इसका कैश आ गया तो ट्रेडिंग P&L से मतलब नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपने कहां डाली होगी? एसेट में, तो वहां एसेट से माइनस करके कैश में प्लस कर देना, एसेट में इफेक्ट होगा इसका बस। डेटर का पैसा आ जाता है तो क्या करते हो? P&L में जाता है, डेटर से पैसा आए तो डेटर से पैसा आएगा तो क्या करोगे? डेटर से माइनस करके कैश में प्लस करोगे ना। तो ये भी तो डेटर जैसा ही है, इंश्योरेंस कंपनी से माइनस करके कैश में प्लस कर लेना। समझ आया? एक बार एक स्कूल में, अब देखो ये तो एडजस्टमेंट बेटा आपके इसमें बुक में दे रखी है तो सारे टीचर करवाते ही होंगे, कोई ऐसा टीचर मुझे नहीं लगता नहीं करवाता होगा, क्योंकि बुक में जो दे रखा है वो सारे बच्चे करते ही होंगे, घर जाके भी पढ़ते हैं, समझते हैं। एक स्कूल में क्या हुआ, यहां पे था लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, हेडिंग डाल रखा है एबनॉर्मल लॉस। हेडिंग ये नहीं है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, आपकी बुक में हेडिंग क्या है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एबनॉर्मल लॉस की है। तो एबनॉर्मल लॉस बेटा जरूरी है कि गुड्स का ही हो? एबनॉर्मल लॉस फर्नीचर का नहीं हो सकता? बताओ, अगर गोडाउन में आग लगी है तो क्या गुड्स ही चलेंगे? अगर गोडाउन में आग लगी है और मेरा फर्नीचर रखा है वहां पे, मेरा एसी लगा हुआ है वहां पे, कोई मतलब एसी की आग नहीं लग सकती क्या? फर्नीचर जल सकता है नहीं जल सकता? जल सकता है। अगर एबनॉर्मल लॉस की वजह से गुड्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, या मतलब गुड्स को भी हुआ बट साथ में फर्नीचर को भी नुकसान हुआ, तो ये वाली एंट्री क्या करोगे फिर? अगर फर्नीचर का नुकसान हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरा लॉस है, चाहे मेरा गुड्स का लॉस हो चाहे मेरी मशीन का लॉस हो, लॉस बाय फायर अकाउंट तो डेबिट होगा ना। टू क्या होगा? टू परचेजेस या टू फर्नीचर? टू फर्नीचर आएगा बेटा, टू परचेजेस नहीं आएगा। समझ गए? टू परचेजेस क्यों किया था हमने? क्योंकि गुड्स का नुकसान हुआ था, गुड्स सेल नहीं हो पाए इसलिए हमने परचेज से माइनस कर लिया। बट फर्नीचर का नुकसान होगा तो टू परचेज थोड़ी करोगे, फर्नीचर परचेज गुड्स नहीं है, तो यहां टू परचेज की जगह क्या आ जाएगा फिर? टू फर्नीचर। क्या? हाँ, तो 10,000 की ओर जलगी, 10,000 की ओर जलगी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20, टू परचेज 10 और टू फर्नीचर 10। क्या डिपेंड, मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिए बेटा। इंश्योरेंस है अगर तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अगर नहीं है तो P&L अकाउंट डेबिट। तो तुम देखो कि क्या इंश्योरेंस था क्या नहीं था, मैंने तो दोनों ऑप्शन दे दिए। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नहीं है या कंपनी नहीं पैसा दे रही हमें, इंश्योरेंस है बट पैसा नहीं दे रही वो, तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिर। सिंपल। फर्नीचर का लॉस होता, हाँ, अगर इंश्योरेंस यस यस यस, वो एंट्री सेम रहेगी, वो गुड्स का लॉस हो या एसेट का लॉस हो, फिक्स एसेट्स का फर्क नहीं पड़ता, वो एंट्री सेम रहेगी। यहां फर्क पड़ेगा, यहां टू परचेज की जगह टू फर्नीचर आ जाएगा। अगर चलो गोडाउन में हमारा कैश रखा था, हमारा गल्ला भी था, वहां पे कैश भी जल गया, हमारा 10,000 रुपए कैश जल गया, तो क्या एंट्री होगी यहां पे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जला है तो कैश कम हुआ होगा, टू कैश। कैश से माइनस कर दो एसेट में, फर्नीचर जला है तो। ये कह रहे सर आधा पैसा आया हो, तो यहां मान लो लॉस बाय फायर 10,000 का हुआ था बेटा,
तो ये एंट्री तो 10,000 से होगी, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000, और कंपनी कह रही है हम ना 50% क्लेम एडमिट करते हैं, तो 10,000 का 50% कितना होता है 5, तो 5,000 कंपनी में जाएगा, 5,000 का हमारा लॉस बुक हो जाएगा, हो गया 10,000। क्या दिक्कत है? एक काम करो, पेज नंबर 19.89, पेज नंबर 19.89, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, जब हमने सेकंड एंट्री करी थी हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एसेट मानी थी, हाँ, और जब सर अगर तब अगर पैसे आए सर फिर क्या होगा? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। सबसे पहले इसकी 19 लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराने में भी लास्ट ही होगा। ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा 9,69,000। पहली एडजस्टमेंट पे आओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 37 और मार्केट वैल्यू 35, तो कौन सा स्टॉक लोगे? कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारी क्या एडजस्टमेंट थी? कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लेंगे? 35,000। कहां कहां जाएगा ये 35,000? एक बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां कहां जाएंगी? लायबिलिटी और ट्रेडिंग में जाके वेजेस में प्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां कहां जाएंगी? लायबिलिटी और सैलरी में प्लस। डेप्रिसिएशन है बेटा, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट, ये क्या है एट द रेट? कितना है ये? 2.5 यानी 2.5%। और प्लांट एंड मशीनरी कितना है? फर्नीचर, ये डेप्रिसिएशन कहां कहां जाएगा? तीनों का पीएनएल में जाएगा, डेबिट में, और रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? परचेजेस इंक्लूड्स, परचेजेस इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी। जो परचेजेस दे रखी है ना, ट्रायल बैलेंस देखना एक बार बेटा, परचेजेस कितने की दे रखी है? 2,60,000 की। अब 2,60,000 में क्वेश्चन कह रहा है इट इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी। बेटा अगर मशीन खरीदी हो तो वो मशीन में जाना चाहिए था या परचेज में जाना चाहिए था? क्वेश्चन कह रहे हो गलती से परचेज में प्लस हो रखा है, तो आप क्या करोगे? परचेज से माइनस करोगे और मशीन में प्लस करोगे, क्योंकि मशीन है तो मशीन में प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज से कैसे माइनस करोगे? आप जैसे टू परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हो ना, ऐसे नीचे लेस क्या कर दोगे? मशीन, 10,000 पे मशीन के नाम के माइनस कर देना। क्लियर है? जैसे आप परचेज रिटर्न कैसे माइनस करते हो? लेस परचेज रिटर्न लिखते हो ना, इसके लिए क्या लिख दोगे? लेस मशीनरी, और मशीन में प्लस कर देना। अब एक बात बताओ, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे ना। पहले कितनी मशीनरी दे रखी है ऊपर देखना ट्रायल बैलेंस में? 2,00,000 सबसे ऊपर है। तीसरा पॉइंट 2,05,000, इसके ऊपर तो पूरे साल का लगेगा, इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन जो ये 10,000 और प्लस करोगे, इसके ऊपर ओनली 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, क्योंकि वो कब खरीदी है? देखो 1 अक्टूबर को डेट दे रखी है। ओपनिंग वैल्यू में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो ये 10,000 की मशीन खरीदी है ये अक्टूबर में खरीदी है तो 6 महीने का लगेगा बेटा, इस पे ये ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट, ये आप लोगों को आता है। पहला पॉइंट है बेड डेट्स, ये फर्दर बेड डेट्स होंगे। फर्दर बेड डेट्स कहां कहां जाते हैं बेटा? नीचे वाले बेड डेट्स 2 जगह जाते हैं, एक पीएनएल में और एक डेटर से। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कहां कहां जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? अगेन पीएनएल में और डेटर से माइनस होगा। सेम पॉइंट। लास्ट पॉइंट है बेटा, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को कितना कमीशन देना है? 10% देना है ऑन प्रॉफिट,
और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर बिफोर लिखो। अच्छा बिफोर लिखा है, बिफोर चार्जिंग। मैं भी बताता हूं बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या होता है, लेकिन कमीशन किस पे देना है? नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट होगा तभी तो देना है। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है ही नहीं, इस क्वेश्चन में नेट लॉस है। देखना एक बार आंसर में, नेट लॉस है, तो यानी ये वाली एडजस्टमेंट हमारे लिए बेकार हो गई। भाई मैनेजर को कमीशन कब दोगे आप लोग? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमें हुआ ही नहीं तो कमीशन देंगे क्या? नहीं देंगे। अब मैं आपको बताता हूं अगर यहां प्रॉफिट होता तो तुम कैसे करते, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजर कमीशन बेटा एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन आए और जैसे इसमें एडजस्टमेंट में लिखा भी है, मैनेजर इज इंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन एट द रेट 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब प्रॉफिट से कमीशन माइनस मत करो, उस प्रॉफिट के ऊपर 10% दे दो। तो बड़ा आसान है। मान लो प्रॉफिट आया 50,000, इसमें कमीशन माइनस नहीं करना, बिफोर लिखा है, क्योंकि बिफोर मतलब आपको कमीशन माइनस नहीं करना, इसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट कर लो। तो बड़ा आसान है, 10/100 कर लो ना। अगर 10% कमीशन देना है तो 50,000 का 10/100 कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा आंसर या नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो कितना आएगा? 5,000 आ गया। अब उधर आओ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी अगर आपका नेट प्रॉफिट 50,000 है और क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या? इसके अंदर कमीशन इंक्लूडेड माइनस करना है पहले। आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करना, डेबिट करना। क्वेश्चन कहना चाहता है आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग मतलब बेटा डेबिटिंग, और पीएनएल में अगर डेबिट करोगे तो क्या होता है? प्रॉफिट से माइनस। क्वेश्चन कहना चाहता है पहले कमीशन को माइनस करो इस प्रॉफिट में से, पहले कमीशन को माइनस करो, उसके बाद इसका 10/100 निकालो। अब क्या माइनस करूं, कमीशन पता ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर चार्जिंग, यानी नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करो। कमीशन क्वेश्चन मार्क है, हमें पता ही नहीं क्या माइनस करे, और जब तक माइनस नहीं कर सकते परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है 10% दो, लेकिन आफ्टर चार्जिंग, पहले प्रॉफिट में से माइनस करो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका क्या तरीका है मैथमेटिक्स में बेटे, आप 50,000 लिखोगे और 10% देना है ना, और इसमें से माइनस करना है ना, बट इसमें माइनस हो रखा है नहीं हो रखा? नहीं हो रखा। इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट में वो कमीशन प्लस हो रखा है, माइनस नहीं हो रखा। तो आप नीचे भी प्लस कर लो 100 में, 10/110 कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10 बटा, अगर 5% होता तो क्या हो जाता फॉर्मूला? 5/105। 15% होता तो क्या होता? 15/115। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है बेटा, इस हिसाब से आप करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, करेक्ट आएगा आंसर भी। क्लियर कर लोगे? तो बिफोर लिखा होगा तो क्या करना है आपको? सिंपल परसेंटेज निकाल दो, 10/100। अगर आफ्टर लिखा है तो क्या करना पड़ जाएगा? जो परसेंटेज ऊपर है वही परसेंटेज नीचे 100 में प्लस करनी पड़ेगी। बट इस क्वेश्चन में तो बेटा लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो नीचे वाली एडजस्टमेंट बेकार है आपके लिए। करो शाबाश। अच्छा एक बार आना ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी आइटम जो थोड़ी सी एबनॉर्मल हो है। जीएसटी, इसमें बेटा जीएसटी दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं जीएसटी में कैसे क्या होती हैं चीजें। वैसे डिटेल में जीएसटी चैप्टर मैंने जब कराया होगा तब बताया होगा, अब दोबारा करना है तो दोबारा अलग से कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं अभी आपको एक बार बता देता हूं। बेटा जीएसटी के केस में दो चीजें होती हैं, एक जीएसटी इनपुट होता है और एक जीएसटी आउटपुट होता है। इनपुट जीएसटी होता है वो आपकी एसेट होती है, और जो आउटपुट जीएसटी होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। नहीं, जीएसटी आपका कभी भी ना खर्चा होता ना इनकम होता, क्योंकि जीएसटी बिजनेस का नहीं होता, किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट की कोई भी चीज आपका खर्चा या इनकम कैसी हो सकती है? बेटा जीएसटी इनपुट का मतलब क्या है?
आपके बिजनेस ने किसी को पेमेंट करी और साथ में जीएसटी पे किया। आउटपुट का मतलब क्या है? आपने अपने कस्टमर से पैसा लिया और साथ में जीएसटी कलेक्ट किया। लाइक अगर मेरे बिजनेस के ऊपर जीएसटी लगता है, सपोज करो अगर मेरे बिजनेस के ऊपर जीएसटी लगता है, तो जो फीस मैं आप लोगों से लूंगा ना, तो फीस के साथ फिर मैं जीएसटी भी लूंगा, राइट? से मेरी फीस 25,000 है, तो 25,000 तो मेरी फीस है, 25 के ऊपर फिर मैं क्या जोड़ूंगा? जीएसटी। और जो जीएसटी लूंगा आप लोगों से वो किसके पास जाएगा? तो ये आउटपुट जीएसटी है जो हम अपने कस्टमर से लेते हैं, और जो हम ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं वो कौन सा जीएसटी है? इनपुट जीएसटी है। तो इनपुट हो गई हमारी एसेट, और जो हमने कस्टमर से लिया आउटपुट हो गई हमारी लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है इनपुट के अगेंस्ट में आप अपने आउटपुट को क्या कर लो? एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, और फिर कुछ बचे तो हमें दे देना। इनपुट के अगेंस्ट में क्या कर लो? आउटपुट को एडजस्ट कर लो। मान लो मैंने तुम सब बच्चों से 50,000 का जीएसटी लिया, सबसे फीस पे थोड़ा 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 जो भी बनता था, 50,000 का जीएसटी लिया, तो ये 50,000 का जीएसटी मेरी इनकम तो है नहीं, गवर्नमेंट को देना बनता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है विकास जी, आपने जो 50,000 का जीएसटी लिया है ना बच्चों से, उसमें से अगर आपने कहीं और जीएसटी पे किया हो वो माइनस कर लो, यानी इनपुट को माइनस कर लो, और बैलेंस जीएसटी आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दो। तो मैंने बोला गवर्नमेंट को कि देखो मैंने अपना एक एसी खरीदा इस साल। कह रहे कितने का खरीदा? मैंने कहा मैंने 50,000 का एसी खरीदा है, और 50,000 के एसी में 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया है, बिल है मेरे पास। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपने बच्चों से 50,000 का जीएसटी लिया, आउटपुट 18,000 का जीएसटी आपने एसी में पे कर दिया ना, वो घूम के हमारे पास ही आ जाएगा, चिंता मत करो। 50 में से 18 माइनस कर लो, हमें कितना पे कर दो आप? 32। तो यानी कोई भी बिजनेस जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है तो कैसे पे करता है? आउटपुट में से इनपुट माइनस कर लेता है जितना उसका इनपुट होता है। क्लियर है? कोई बच्चा कहता है सर अगर इनपुट ज्यादा हो, मान लो मेरा इनपुट है मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं 1 लाख, और आउटपुट ओनली कितना है मेरा? 50,000, तो फिर मैं गवर्नमेंट में क्या अप्लाई करूंगा? रिफंड। मैं कहूंगा देखो जी मैं तो 1 लाख ऑलरेडी चीजों के ऊपर पे कर चुका हूं, और मेरी कलेक्शन कितनी हुई है? 50, लाओ रिफंड लाओ मेरे को। तो या तो गवर्नमेंट मेरे को रिफंड देगी मेरा 50,000, या अगले महीने रजिस्ट करेगी, अगले साल रजिस्ट करेगी। तो मतलब बिजनेसमैन का कभी भी नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है आपकी जो लायबिलिटी है उसमें से आप अपना इनपुट यानी एसेट को माइनस कर दो। तो इसमें लायबिलिटी कितनी है आपके क्वेश्चन में देखोगे एक बार? आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 15,000। नीचे है बेटा ट्राइवेलेंस के सबसे नीचे, आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 15। आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट, ये अलग अलग होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इंटरस्टेट। आईजीएसटी कितना है आपका? 15,000। ये आउटपुट लायबिलिटी हुई आपकी, एसेट हुई? ये लायबिलिटी हुई। और आपकी एसेट कितनी है? इनपुट सीजीएसटी 9,000, इनपुट एसजीएसटी 9। रूल याद रख लो, जो भी आउटपुट होता है ना आईजीएसटी का, वो पहले किसके अगेंस्ट में एडजस्ट होता है? सीजीएसटी, और फिर किसके अगेंस्ट में होता है? एसजीएसटी। तो 15 में से बेटा पहले कौन सा एडजस्ट करोगे? इनपुट बताओगे? सीजीएसटी का इनपुट पूरा यूज हो जाएगा या कुछ बच जाएगा? क्वेश्चन में देखो हमारे पास आउटपुट कितना है? 15। वो सीजीएसटी वाला इनपुट पूरा यूज हो जाएगा? 15 में से 9 हटा दो, खत्म हो गया। कितना रह गया आउटपुट? अब नहीं, आउटपुट कितना रह गया? अब 6 आउटपुट रह गया, 6। अब 6 को किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करोगे? एसजीएसटी। ये पूरा 6 यूज हो जाएगा वहां पे? नहीं, 6 पूरा यूज हो जाएगा। वहां कितना इनपुट बच जाएगा? 3। तो यानी आपके पास इनपुट एसजीएसटी बच जाएगा कितना? 3। बाकी सारी चीजें खत्म हो गई, आउटपुट भी खत्म हो गया, इनपुट सीजीएसटी भी खत्म हो गया, और इनपुट एसजीएसटी कितना रह गया? बस 3। इनपुट बताओ एसेट है या लायबिलिटी है? तो ये 3,000 कहां दिखा देना? एसेट साइड में दिखा देना 3,000 बस। क्लियर? और सीधा सीधा हिसाब बताऊं, क्रेडिट में देखो लायबिलिटी कितनी है? 15। एसेट कितनी है? दोनों मिला के 9, 9, 18। एसेट 18, लायबिलिटी 15। तो कौन सी साइड ज्यादा है, एसेट या लायबिलिटी? कितने रुपए से ज्यादा है? वही तो हमने निकाला है 3,000। तो 3,000 आप एसेट में दिखाओगे, लेकिन किस नाम से दिखाओगे वो 3,000? इनपुट के नाम से दिखाओगे, बट इनपुट के आगे क्या लगाओगे? सीजीएसटी या एसजीएसटी? एसजीएसटी दिखाओगे बेटा, सीजीएसटी नहीं। पहले सीजीएसटी एडजस्ट होता है,
आउटपुट के अगेंस्ट में। बचेगा तो कौन सा बचेगा? एसजीएसटी। क्लियर? बाकी प्रॉपर तरीके से अगर एडजस्टमेंट आपको सीखनी है तो अलग क्लास में सीख लेंगे बेटा, ठीक है? वो चैप्टर अलग है, प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे तो अलग से करेंगे, यहां पे नहीं। आ जाओ फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 90 में। और कोई पॉइंट है? एक लोन है बेटा, इसमें 10% बैंक लोन। कितने का लोन है? चेक करो, 10% बैंक लोन दे रखा है, 1,50,000 का। कहां जाएगा 1,50,000 का लोन? 1,50,000 का लोन कहां जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। ये तो ठीक है, एक इफेक्ट हो गया। ब्रैकेट में कुछ कह रहा है क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2023 को लिया था, ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड पे? स्टार्टिंग में लिया था। कितने परसेंट है इसका लोन? 10। तो 1.5 लाख के ऊपर 10%, कितना ब्याज बनता है? 15,000 का इंटरेस्ट हो गया। देखो पूरा क्वेश्चन चेक करो, कहीं इंटरेस्ट दे तो नहीं रखा? कहां दे रखा है? कहां दे रखा है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दे रखा है। कितना दे रखा है? हमारा बनता कितना है? 15। और ऑलरेडी कितना दे रखा है? 12। तो जो बेटा ट्रायल बैलेंस में दे रखा है ना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दैट इज पेड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। तो 15 में से 12 की एंट्री हो चुकी है, तो कितने की बाकी है? 3। वो 3,000 कौन सा इंटरेस्ट कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो 15 की एंट्री नहीं करनी, अब आपने कितनी करनी है? 3 की। तो 3,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट माना जाएगा। और दिस इज इंप्लाइड एडजस्टमेंट। ये कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? इंप्लाइड, यानी जो हमें अपने आप सोचनी है, हिडन एडजस्टमेंट हो गई। क्लियर? तो आप कैलकुलेट कर लेना इंटरेस्ट और फिर पूरा क्वेश्चन चेक कर लेना कहीं इंटरेस्ट दे तो नहीं रखा। जैसे इसमें दे रखा है तो फिर डिफरेंस अमाउंट को ही मानना बेटा आउटस्टैंडिंग। पूरा 15,000 नहीं ले सकते, 12 ऑलरेडी पेड। क्या इसके 2 इफेक्ट होंगे ना 3,000 के? तो 3,000 कहां है ट्रायल बैलेंस में? क्या नहीं, 10% वो परसेंटेज लिखा है बेटा। ट्रायल बैलेंस में लोन है, इंटरेस्ट है क्या? 3,000। जो 10% बैंक लोन है वो ट्रायल बैलेंस में क्या है? लोन है या इंटरेस्ट है? अंदर देखो अमाउंट कॉलम में क्या है, इंटरेस्ट है या लोन है? तो इंटरेस्ट कहां है बेटा? इंटरेस्ट ओनली 12 दे रखा है ना ऊपर, और कैलकुलेट कितना हुआ हमारा? 15। तो ट्रायल बैलेंस में 15 में से 12 दे रखा है, 3 तो नहीं दे रखा। तो 3 की तो क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो वो 3,000 बेटा एक तो पीएनएल में जाएगा, 12 में 3 प्लस हो जाएगा, हो गया 15 वहां पे, और 3,000 लायबिलिटी में भी आएगा। क्लियर? आप बेटे ये मत सोचो कि सर वहां पे 10% लिखा है तो हो गया ट्रायल बैलेंस में। बेटा वो तो पर्टिकुलर में लिखा है ना। अमाउंट कॉलम में देखो आप, अमाउंट कॉलम में इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। अमाउंट कॉलम में वो लोन है बेटा, इंटरेस्ट है बट वो ऊपर दे रखा है 12,000 का। अगर वो 15 दिया होता 12 की जगह, फिर क्या करते हम? ऊपर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अगर 15,000 दिया होता क्या करते आप? फिर कुछ नहीं करते। 15 बनता है, 15 दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं करना फिर। क्लियर? करो। सर जो ये हमारा एसजीएसटी उसका 3,000 बचेगा, एसेट, वो भी चला ही जाएगा। एसेट, एसेट। एक काम करो, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। एक एक करके करते हैं, तीनों एक साथ ना करके पहले एक एक करते हैं, ठीक है? एग्जाम में हमें तीनों एक साथ बनाने हैं, अभी प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग करो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। मैं भी कर रहा हूं बेटा, लेकिन यहां पे आंसर मत देखना आप लोग, ठीक है? ट्राई करो अपने आप करने की, मैच ना हो तो फिर यहां देख लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। चीजें चेक कर लो बेटा, जो जो आपने नहीं लिखी एक बार, टोटल बाद में करते रहना। ठीक है? 14 ट्रायल बैलेंस का टोटल आ रहा है 3,18,160।
आ जाओ फटाफट से, आओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रायल बैलेंस का टोटल है आपका 3,18,160। अब इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं पहले सारी। क्वेश्चन नंबर 14 की पहली एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट वाज ₹35,000 वेयर एज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू 30। कौन सी आएगी, कॉस्ट या एमआरपी? 30। तो 30,000 आएगी बेटा। कहां कहां? क्लोजिंग स्टॉक, एक तो ट्रेडिंग या क्रेडिट में जाएगा और दूसरा एसेट में जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ए न्यू मशीन, एक नई मशीन खरीदी थी बेटे 3,000 की 1 अप्रैल को ही, बट इट वाज नॉट पेड, मतलब इसके पैसे भी पे नहीं किए थे। एंट्री वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। मशीन खरीदी उधार में और उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या होती है मशीन खरीदने की एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू वेंडर। क्रेडिटर का जन्म होता है गुड्स की सेल से, परचेज से। ये गुड्स तो है नहीं, मशीन है ना, तो टू क्रेडिटर मत करना, क्या करना? टू वेंडर। तो कहां कहां जाएगा इसका इफेक्ट? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन में प्लस हो जाएगा और लायबिलिटी में वेंडर आ जाएंगे 3,000। ठीक है, 2 इफेक्ट जाएंगे बेटा। अब तीसरा पॉइंट है, वेजेस इंक्लूड 500 रुपए की वेजेस में, सॉरी वेजेस में 500 रुपए की वेजेस मशीन की इंस्टॉलेशन की है। बेटा मैंने आपको बताया था, जब कोई मशीन खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, तो उसके रेडी टू यूज के खर्चे उसमें जाते हैं ना। तो वे मशीन की इंस्टॉलेशन किस में जानी चाहिए थी? मशीन में। वेजेस में नहीं जानी चाहिए थी, तो वेजेस से माइनस करोगे और मशीन में प्लस। अब मशीन में कितने प्लस करोगे? टोटल 3 तो ऊपर खरीदी थी और 500 ये, तो कितना प्लस करोगे मशीन में? 3500। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड टू, वाज रेज्ड टू मतलब ये नए डेट प्रोविजन हो गए, तो नया प्रोविजन कितना बनाना है? 1400 रुपए का। और फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए? 300। तो ये तो हमें आता ही है। जो नए बैड डेट्स होते हैं कहां कहां जाते हैं? एक पीएनएल के डेबिट में, डेटर से माइनस, और ये नया प्रोविजन है जो ये कहां कहां जाएगा? पीएनएल में प्लस और डेटर से माइनस। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ये लॉस वाला है बेटा। फायर लगी और हमारे स्टॉक का 8,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो बेटे 8,000 का नुकसान हो गया, तो कहां क्या एंट्री होती है 8,000 के नुकसान की? लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू, यानी परचेज से तो माइनस होगा पूरा 8,000, पहला इफेक्ट। परचेज से माइनस होगा पूरा 8। दूसरा इफेक्ट, क्वेश्चन कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, 8 में से 5 का किया, तो लॉस कितना हो गया? 3। और कह रहा है अमाउंट वाज पेड ऑन 15 अप्रैल। अब 15 अप्रैल को थोड़ी हम एंट्री करेंगे, हम कब तक की कर रहे हैं? 31 मार्च तक, तो इसका मतलब ये उधार है। तो बताओ पहली एंट्री क्या होती थी लॉस की? लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। दूसरी एंट्री क्या होती थी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 3,000, टू लॉस बाई फायर 8। तो इसके इफेक्ट कहां कहां जाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में? पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट जाएगा? ट्रेडिंग में परचेज से कितना माइनस होगा? पूरा 8। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 3,000। कितने, क्या नाम लिखोगे? टू लॉस बाई फायर। और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा? क्या इफेक्ट जाएगा? डेटर में प्लस होगा, इंश्योरेंस कंपनी लिखा जाएगा। एसेट साइड में क्या लिखोगे? इंश्योरेंस कंपनी 5,000। कर लोगे? गुड। 6 पॉइंट बेटा आउटस्टैंडिंग खर्चों का है। क्या करते हो आउटस्टैंडिंग खर्चों का? खर्चों में प्लस और लायबिलिटी में। नेक्स्ट प्रीपेड का है। क्या करते हो प्रीपेड का? खर्चे से माइनस और एसेट। और लास्ट में डेप्रिसिएशन है, पता है आपको? अच्छा, इस पे ना डेप्रिसिएशन बेटे मशीन के ऊपर भी है। ऊपर मशीन कितने की दे रखी है? ट्रायल बैलेंस में मशीन है 14,600, तो 14,600 पे लगना चाहिए डेप्रिसिएशन। तो कितने पे लगना चाहिए? 3,500 प्लस करके। एडजस्टमेंट में थी ना 3,500 रुपए की मशीन प्लस करोगे, तो 14,600 पे मत लगाना डेप्रिसिएशन, वो प्लस होंगे पहले फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। कर लोगे आप लोग? करो से बस स्टार्ट करो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ बेटे, अभी तो टाइम है, 11:30 हो गए। देख लो, कर लो एक क्वेश्चन, 10 मिनट फटाफट से कर दो, 40 पे निकल जाना, आधा घंटा लगता है। चलो घर कर लेना लेकिन बेटे ये क्वेश्चन आप हैं, चलो करो जी।
हाँ हाँ, उसकी क्लास है आगे, उसको पीतमपुरा जाना है। मैसेज आया यार, इतना भागते हो कैसे काम चलेगा? एग्जाम टाइम आ गए तुम्हारे, तुम्हें तो है बेटे। अब थोड़े से लास्ट है अब तो, ये लगा लो बस। कितनी गिनती की क्लासें रह गई हमारी? कितनी क्लास रह गई होंगी, क्या समझते हो आप? सोच के देखो हमारी कितनी क्लास रहेगी, हम कितने क्लास कर पाएंगे अब मैक्सिमम? पूरा साल हो गया पढ़ते पढ़ते, ओनली 7 to 8 क्लासेस रहेगी है बस, गिनती की है। डेली एक क्लास खत्म हो जाती है, एक ही संडे आ पाएगा बस तुम्हारी क्लास का, और नेक्स्ट लास्ट संडे है। नहीं मैं तो रखूंगा पूरे मंथ, बट जिसके एग्जाम स्टार्ट होने लग जाएंगे उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। मैं तो पूरा फरवरी रखूंगा क्लासेस, ये मत समझना बेटा कि क्लास खत्म कर देंगे सर। ठीक है, 10 मार्च तक क्लासेस चलेंगी, मतलब जिसके भी लेट होंगे तो उसको तो पढ़ाऊंगा। जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाएंगे तो मैं क्लास क्लोज नहीं करने वाला, क्लासेस रहेंगी। बट मैं वैसे कह रहा हूं कि मेन क्लासेस जो हैं अपनी 7-8 ही रह गई हैं बस, फिर तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, पेपरों की वजह से। करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करो। वेंडर, हाँ डबल इफेक्ट जाएगा ना बेटा, जीरो इफेक्ट अकाउंटिंग का रूल ही है, डबल इफेक्ट होता है। डबल नहीं करोगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। अकाउंटिंग का रूल है बेटा डबल इफेक्ट, ठीक है। अगर एक साइड इफेक्ट डालोगे तो बैलेंस शीट मैच कैसे होगी? ये तो अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, 2 साइडेड इफेक्ट होता है। क्या? हाँ तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? टू वेंडर, उधार आगे देखो ये लिखा है पेमेंट वाज नॉट मेड, तो मशीन एसेट में जाएगी और लायबिलिटी में वेंडर आएंगे। उधार पे खरीदी है क्योंकि ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है बेटा। हाँ ट्रेडिंग में वो जरूर जाएगा जो 500 रुपए वेजेस में इंक्लूड है, वो वेजेस से माइनस होंगे 500 और मशीन में प्लस होंगे। एसेट साइड में आप लोग देखो कैसे दिखाओगे मशीन को। एक मशीन दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, कितने की दे रखी है मशीन ट्रायल बैलेंस में? 14,700 की, 14,600। इसमें ऐड करोगे आप न्यू मशीन, कितने की दी न्यू? 3,000। और एक ऐड करोगे आप वेजेस 500 रुपए, ये प्लस करके ऐसे आप दिखाओगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे 17,18,100। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे अब, लेस डेप्रिसिएशन। कितना था मशीन पे डेप्रिसिएशन बताओगे एक बार? 10%। बैलेंस शीट 10%, 1,810 रुपए माइनस हो गया। क्या? नहीं नहीं, परचेज से माइनस नहीं होगा बेटा। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमने एक नई मशीन खरीदी 3,000 की और उसकी एंट्री अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो क्या एंट्री होती है मशीन खरीदने की? उधार पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, या जिससे खरीदी है ना। तो मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन कहां जाती है? एसेट में, तो एसेट में 3,000 प्लस कर दिए, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी में। क्यों लायबिलिटी में क्यों जाएंगे 3,000? क्योंकि उसके पैसे दिए नहीं है अभी, उधार है। ये होगा, परचेज से कोई लेना देना नहीं है इसका। क्या क्या है फिर में बताना एक बार। वो बेटा लॉस हुआ है आपका, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 8,000। तो 8,000 का लॉस ऑफ स्टॉक है, परचेज से माइनस होगा।
क्योंकि गुड्स का लॉस हुआ है, गुड्स का लॉस तो परचेज से माइनस होगा। नहीं, 8,000 का नुकसान तो हो ही गया ना एक बार, तो गुड्स तो सेल नहीं हो पाएंगे ना, परचेज से माइनस। अब दूसरा इफेक्ट, दूसरा 8 का आएगा, 8 का एक आ गया ट्रेडिंग में, अब एक और आना है 8 का। उस 8 में से 5,000 तो जाएंगे बेटा इंश्योरेंस कंपनी यानी एसेट में, और जो 3,000 नहीं आ पा रहे वो पीएनएल के डेबिट में। क्या 500 रुपए, 500 रुपए वेजेस से माइनस होंगे ना, इंक्लूड्स लिखा ना, वेजेस इंक्लूड्स 500 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेस से माइनस होके मशीन में प्लस हो जाएंगे। क्या हाँ, हाँ वो तो पीएनएल में माइनस हो जाएगा डेबिट में, और न्यू प्रोविजन प्लस है। ओल्ड प्रोविजन होना चाहिए ज्यादा, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, फिर ओल्ड प्रोविजन अगर ज्यादा है ना तब पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। किस चीज का लॉस ऑफ गुड्स, 8,000 परचेज से माइनस होगा, 5,000 पीएनएल में जाएगा, एसेट में जाएगा क्योंकि कंपनी देगी, 3,000 का नुकसान है पीएनएल में जाएगा, बस बस।